नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। थोड़ा हक्का बक्का हूँ एक खबर को पढ़कर। महाराष्ट्र की खबर है, मुंबई की, जिसको देश का सबसे विकसित शहर भी माना जाता है। कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है मुंबई को हिंदुस्तान का। इस महानगर में विकलांग और मानसिक रूप से कम विकसित बच्चों का एक केंद्र है। वहाँ पर 2012 की 31 दिसंबर को नए साल का एक जश्न हुआ। सैकड़ों बच्चे हैं ऐसे वहाँ पे जो विकलांग हैं, मानसिक रूप से पूरी तरह से विकसित नहीं हैं। ऐसे सैकड़ों बच्चों वाले इस आश्रम में, इस सेंटर में पार्टी होती है नए साल की। खूब जमकर दारू चलती है और बहुत ही छोटे कपड़ों में, जैसा कि आप अंदाज लगा सकते हैं। बार डांसर्स को बुलाया जाता है। बाहरी लोग आते हैं वहाँ पे, जो आयोजक थे, जो उसके कर्ता धर्ता हैं, पदाधिकारी हैं उस आश्रम के, वो बाहर के लोगों को बुलाते हैं। पार्टी चलती है, दारू बहते रहती है वहाँ पे। 3 बजे सुबह तक पार्टी चलती है। और हालत ये है कि करीब 20 लड़कियां वहाँ की, उस केंद्र की, जो मानसिक रूप से पूरी तरह विचलित नहीं है, उनको भी ज़बरदस्ती डांस करवाया जाता है बार डांसर्स के साथ में। लोग दारू पी रहे हैं, बाहर से आए हुए लोग, जश्न चल रहा है। वहाँ कोई कर्मचारी नहीं है इन बच्चों की हिफाजत को देखने वाले। 2012 की घटना, इसी केंद्र के दूसरे कर्मचारियों ने बाद में इसकी शिकायत की कि यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है हमारे केंद्र में। उसके ऊपर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 2014 में एक सामाजिक कार्यकर्ता महिला ने महाराष्ट्र हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई 2014 में। 11 साल से ये जनहित याचिका वहाँ पड़ी हुई है। मुझको पक्का भरोसा है कि 2012 में जो मानसिक अविकसित, अल्प विकसित, कम विकसित बच्चियाँ, जिनसे वहाँ डांस करवाया गया था बार डांसर्स के साथ में, दारू पिए हुए लोगों के बीच में, जहाँ नोट उड़ाए जा रहे थे। आपको मालूम ही है कि नए साल के दारू पार्टी का माहौल क्या रहता है। 2014 की जनहित याचिका आज 2025 चल रहा है। आज तक उसका कोई निपटारा नहीं हुआ। आज तक कोई सरकारी कार्रवाई का पता नहीं है। कल या परसों जब हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, आपने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की है? हमने 2014 में आपको नोटिस दिया है, आपने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की है? तो राज्य के सरकारी वकील ने हाई कोर्ट से समय मांगा पता लगाने के लिए कि क्या कार्रवाई हुई, और कहा अभी हमारी जानकारी में नहीं है कि क्या कार्रवाई हुई है। आज अगर मेरे आपके घर के किसी बच्चे के साथ, बच्ची के साथ इस तरह का सलूक हो तो हम जमीन आसमान एक कर देंगे। आज यूपी के मिनिस्टर रहे हुए आजम खां की भैंस गायब हो गई थी, तो उन भैंसों को ढूंढने के लिए पुलिस की विशेष टीम बन गई थी। जिले की सारी पुलिस को झोंक दिया गया था। कई जगहों पर किसी बड़े साहब या नेता के कुत्ते के गायब हो जाने पर उस कुत्ते को ढूंढने के लिए दुनिया लग जाती है। पूरा पुलिस का अमला झोंक दिया जाता है उसमें। जो विकलांग और अल्प मानसिक विकसित जो बच्चे हैं, उनके इस केंद्र में ऐसा कारनामा किया गया। नए साल के शराब के जश्न में मानसिक अल्प विकसित लड़कियों को डांस करवाया गया बार डांसर्स के साथ, और बाहर से आए हुए लोग दारू पीते रहे। इसकी शिकायत हुई
2012 में कुछ महीनों के भीतर, 13 में कुछ महीनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 2014 की जनहित याचिका, आज 2025 में सरकारी वकील कहता है अभी पता नहीं है हमको क्या कार्रवाई हुई, थोड़ा समय दीजिए। हाईकोर्ट ने कहा शर्म नहीं आती तुमको? डूब मरना चाहिए शर्म से इस सरकार को। अगर ऐसे मामले में, अगर ऐसी बच्चियों के मामले में आज 11 साल बाद तुम्हारे पास यही जवाब है कि हमको मालूम नहीं है कि क्या कार्रवाई हुई है, तो एक किसी बड़े अफसर को, बड़े ओहदे पे बैठे हुए अफसर को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इसकी इंक्वायरी करो नए सिरे से और 6 हफ्ते के भीतर हाईकोर्ट में रिपोर्ट जमा करो। मैं इस एक मामले पे बोलने के लिए नहीं आया हूं, मैं ये कहने के लिए आया हूं कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र ऐसा ही है। बड़े साहब, बड़े नेताजी, उनकी भैंस, उनकी मुर्गी, उनका कुत्ता, उनके सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है इस लोकतंत्र में। बहुत सारी जगहों पे होता है कि नेताजी का एक कोई या किसी बड़े अफसर का कुत्ता गुम गया तो फिर उससे बड़ी प्राथमिकता कुछ नहीं रह जाती। एक किसी ने व्यंग भी लिखा था, अभी भूल रहा हूं मैं, कि एक कुत्ता गायब हो गया तो चारों तरफ से लोग बैठने के लिए आने लगे नेताजी या बड़े साहब के घर कि बहुत प्यारा कुत्ता था, हमने ऐसा कुत्ता देखा नहीं था, कैसे अब जीवन निकलेगा, जीवन बेकार हो गया, वो चले गया। तो कोई और कुत्ते की एक लाश ले आया कि साहब मिल गया। अब कौन खोल के देखे बड़े लोगों के कुत्ते को, तो उसको ढांक के रखे और कंडोलेंस के लिए चारों तरफ से मातहत लोग आने लगे, रोने लगे लोग। पता नहीं, मुझको ठीक से याद नहीं है, व्यंग्यकार ने लिखा होगा कि कुछ लोगों ने सिर भी मुड़ा लिया होगा, मातहत या चापलूस लोगों ने, कि टॉमी बाबा चले गए ऐसा। और रोते जा रहे हैं लोग कि बहुत अच्छा था, ये होगा, पता नहीं अब दुनिया कैसे चलेगी, ऐसा सब व्यंग है बड़ा लंबा सा। अभी भूल रहा हूं मैं किसका लिखा हुआ है। आखिरी में जाके कुछ देर में दौड़ते हुए शायद टॉमी वापिस आ जाता है, कहीं से भटका हुआ था कुछ था। तो सब लोगों की श्रद्धांजलि, सब लोगों की मेहनत धरी रह जाती है। इस लोकतंत्र में विकलांग और मानसिक अल्पविकसित बच्चे, इनकी इज्जत बड़े साहब या बड़े नेता के कुत्ते या भैंस जितनी भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले। ये इस तरह का लोकतंत्र है। ये उसी मुंबई शहर का है जो शहर देश का सबसे विकसित शहर माना जाता है, जहाँ मुख्यमंत्री राज्यपाल दोनों रहते हैं, जहाँ का पुलिस कमिश्नरी है, ये पुलिस के जांच का मामला था, जहाँ सरकार का मुख्यालय है, महाराष्ट्र सरकार का राजधानी है वो, जहाँ हाईकोर्ट रहता है और उसी हाईकोर्ट से निकल के जज हर साल 2 साल में कोई ना कोई जज सुप्रीम कोर्ट पहुंचते भी रहते हैं। उसी हाईकोर्ट से आए हुए जज सुप्रीम कोर्ट में कई बार चीफ जस्टिस भी बनते हैं। ये वो हाईकोर्ट वाला मुंबई है। ये वहां पर अगर किसी बड़े अफसर या नेता को रात में कोई एक दुर्लभ किस्म की स्कॉच की जरूरत पड़े कि वो स्कॉच 36 साल पुरानी चाहिए, तो पुलिस की गाड़ियां दौड़ने लगेगी चारों तरफ। बड़े बड़े बार वालों से, होटल वालों से, दारू वालों से पूछ पूछ के, फोन करके दुकानों को खुलवा के देखा जाएगा कि 36 साल पुराना वो ब्रांड है या नहीं, क्योंकि साहब को चाहिए। इस मामले में सरकारी वकील कोई नहीं पता है हाईकोर्ट में कि राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई की है कि नहीं की है। डेट तो रहती है, उनको मालूम रहता है इस मामले में खड़ा होना है। सरकारी वकील हाईकोर्ट में जज के सामने खड़े हुए थे, राज्य सरकार से जानकारी मांगते हैं कि इस मामले में आज पेशी है, बताओ कि क्या कार्रवाई हुई है। 2014 का मामला है, 2014 से जनहित याचिका चल रही है।
जो महिला सामाजिक कार्यकर्ता है जिसने ये जनहित याचिका फाइल की थी, आप उसकी भी सोचिए कि 11 साल के बाद उसका क्या हौसला रह जाएगा, उसको क्या उम्मीद रह जाएगी इसकी। और ये बॉम्बे शहर का ये हाल है, अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय शहर कहता है, पुलिस वहाँ की अपने आप को देश की सबसे इफ़िशिएंट, सबसे काबिल पुलिस साबित करने के दावे करते रहती है। वहाँ ये हाल है। समाज में जो वंचित तबके के लोग हैं, चाहे वो गरीब हों, बीमार हों, बूढ़े हों, विकलांग हों, उनका यही हाल है। सब जगह यही हाल है। ऐसे केंद्र आपने देखा था ना यूपी बिहार में, कहीं पे लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कहीं लड़कियों को धंधे के लिए भेजा जाता था। आपने देखा है ना, धंधे के लिए बाहर भेजा जाता था, ग्राहक वहां पर आते थे। चकला घर बना दिया था लड़कियों के एक ऐसे आश्रम को, सरकारी मदद से चल रहा था और लड़कियों से धंधा करवाया जा रहा था, बच्चियों से, नाबालिग लड़कियों से। और बड़े बड़े लोग नेता वहां पर आते थे और नेता ही चला रहे थे उसको, नेता ही चकला घर चला रहे थे। पूरे देश का हाल देखिएगा, ठोक बजाकर आप अपने शहर में देखिएगा कि वहाँ पे अनाथाश्रम, विकलांग बालिका गृह, नेत्रहीन बच्चों के केंद्र, क्या ये भी किसी शोषण के शिकार हैं? मुंबई का ये एक मामला तो सामने आया है। आपको याद है बिहार के मुजफ्फरपुर में 2018 में, अभी कुछ साल पहले ही, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, टिस कहते हैं, देश का एक बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है, उसकी एक सोशल ऑडिट रिपोर्ट से पता लगा कि वहाँ के एक शेल्टर होम में 42 बच्चों में से 34 लड़कियों का यौन शोषण किया गया था। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच को सीबीआई को दिया। दुनिया भर के जुर्म सुप्रीम कोर्ट के कहे हुए वहां पर तय हुए। इसके ऊपर 2024 में भक्षक नाम की एक फिल्म भी बनी थी। ये देश में जगह जगह हो रहा है। ये मुझको याद नहीं पड़ रहा है, कुछ अर्सा पहले मैंने आपको बताया था कि नहीं, मेरे शहर में, बहुत पुरानी बात है, 40 बरस से ज़्यादा हो रहे होंगे, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था उस समय यहाँ पर एक केंद्र चलता था बच्चियों का, तो उसकी रिपोर्टिंग के लिए मैं वहाँ गया हुआ था। बाद में उन बच्चियों ने लिख कर एक चिट्ठी मुझको भेजी थी, अपनी कॉपी के पन्ने पर लिख कर भेजी थी कि उस केंद्र के जो प्रभारी थे, पति पत्नी दोनों थे वहाँ प्रभारी थे, वो ये रायपुर शहर की बात बता रहा हूँ मैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी की, किस तरह वो अपनी गोद में लड़कियों को बिठाते थे, छोटी छोटी बच्चियों को, टॉवेल पहने रहते थे, बच्चियों को बुला के गोद में बिठाते थे और टॉवेल हटा देते थे अपना। उनकी पत्नी को, दीदी कहते थे लोग, उनको जब लड़कियों ने शिकायत की तो उन्होंने लड़कियों को ही डांट दिया। उनकी सहमति थी उनके पति के इस शोषण में। मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी उस समय। नाम पूरे याद है मुझको, एक एक नाम याद है मुझको, अभी मेरे पास अभी सबूत नहीं है इसलिए मैं नाम ले नहीं रहा हूं, लेकिन जो पुराने लोग हैं यहाँ के, जो मेरे जितने पुराने हो गए होंगे, उनको याद होगा अच्छे से इस घटना का। मैं लगे हाथों एक बात आपको और कहना चाहता हूँ, बड़ी दिल दहलाने वाली बात है। जो विकलांग या मानसिक रूप से अविकसित, अल्प विकसित बच्चियां रहती हैं ऐसे आश्रमों में, उनको अपनी माहवारी के दिनों में अपना ख्याल रखना नहीं आता है और कर्मचारी भी ऐसे समर्पित नहीं रहते हैं कि उनका ध्यान रखें। ऐसी कई जगहों पे कम उम्र लड़कियों के यूटेरस निकाल दिए जाते हैं, गर्भाशय, ताकि उनकी माहवारी बंद हो जाए। एक दूसरा,
यूटरस इसलिए भी निकाल दिए जाते हैं कि उनके साथ कोई बलात्कार हो, सेक्स हो, तो गर्भवती ना हो। ऐसी भयानक है ये दुनिया। बोलते हुए दिल कांप रहा है मेरा, सुनते हुए आपका कांपेगा कि नहीं मुझको नहीं मालूम। मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस एक मामले को लेकर, पूरे देश के, मुजफ्फरपुर के मामले को लेकर, मुंबई के इस मामले को लेकर, पूरे देश के जितने अनाथाश्रम हैं, बालिका गृह हैं, जितने मानसिक परेशान लोगों के ऐसे केंद्र हैं, इन सब की एक सामाजिक जांच करवाने का जिम्मा सरकार से और राजनीति से परे के लोगों को दे। क्या किसी को सजा मिलेगी? 2012 का मामला है, 31 दिसंबर 2012 का मामला है। इतना समय निकल गया, अब तो ये सब करने वाले जो उस संस्था के संचालक होंगे, हो सकता है मर खप भी गए हों। अभी तक पता ही नहीं है कि सरकार ने कोई कार्रवाई की है कि नहीं। और महाराष्ट्र की सरकार अनोखी नहीं है, ऐसे मामले कई प्रदेशों में निकलेंगे। तो मैं आज इस बात को यहाँ इसीलिए उठा रहा हूँ कि आप अपने अपने प्रदेशों में देखिए, मेरी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, अपने अपने प्रदेशों में हम देखें कि ऐसे जितने केंद्र हैं उनकी क्या हालत है। हम सरकार से कहें, अपने जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनसे कहें कि ये अनाथाश्रम देखिए, ये फलाना देखिए। मुझको अपने ही शहर के अनाथाश्रम हमारे ऑफिस से शायद आधा किलोमीटर की दूरी पर ही है, उसको देखा हुआ है मैंने। अनाथ बच्चों के हक की जो ज़मीन है उसके ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें बना के शहर के तथा कथित समाज सेवी सेठों ने बांट ली आपस में। कुछ नहीं बिगड़ा अनाथ बच्चों के हक का। और मैं बतलाऊं आपको, जिन लोगों को बहुत भरोसा है ऊपर वाले के इंसाफ पे, उनमें से एक भी सेठ का कुछ नहीं बिगड़ा जिन्होंने अनाथ बच्चों के हक की जमीन पर इमारतें बनाकर आपस में बांट ली। किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, कोई ऊपर वाले नहीं रहते। जो है यही नीचे वाले हैं, और जो हैं वो कानून के दायरे में अगर आ सकें तो ही हैं, वरना ऐसे चोर, डकैत, लुटेरे, बलात्कारी सब मर पहले जाते हैं, अदालत के फैसले बाद में आते हैं। आपको लगता है कि मैंने एक ज़रूरी मुद्दे को उठाया है, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, इसके लिंक अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। उनके आसपास कोई ना कोई ऐसा संस्थान जरूर होगा जिसको जांच पड़ताल की ज़रूरत है। हमारी सबकी जिम्मेदारी है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस मुद्दे पर आपको क्या लग रहा है। ये महाराष्ट्र से लेके बिहार के मुजफ्फरपुर तक और पूरे देश का यही हाल है। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, चाहे आप चलाएं चाहे पीछे बैठें। कल मेरे प्रदेश में एक गाड़ी ने दारू पीकर कार चला रहा था, नशे की हालत में कोई, उसने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। उसमें 4 लोग जा रहे थे, 2 मोटरसाइकिलों पर, 2-2 लोग। 3 मौके पे मर गए, चौथे की शायद अस्पताल के रास्ते में मौत हो गई। हेलमेट एक ने भी नहीं लगाया था। हेलमेट पुलिस के लिए नहीं होता है, ट्रैफिक चालान से बचने के लिए नहीं होता है। हेलमेट यमराज को धोखा देने के लिए भी नहीं होता है, क्योंकि कोई यमराज होता नहीं है। हेलमेट किसी एक्सीडेंट की हालत में आपके सिर को और दिमाग को बचाने के लिए होता है, क्योंकि हमारे बदन में सबसे नाजुक हिस्सा यही है। अगर ब्रेन हेमरेज होता है, अगर दिमाग के भीतर खून बह निकलता है, तो बचने की गुंजाइश बहुत कम रहती है, या बाकी पूरी जिंदगी लकवे जैसे शिकार होकर कुछ हिस्सा बदन का काम करेगा, कुछ नहीं करेगा। क्या आप ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं तो दोपहियों पर चलते हुए हेलमेट लगा कर रखिए। फिर मिलेंगे।